नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए एक टॉपिक सेल कोशिका। क्लास में आए हो तो ये नहीं है कि केवल पढ़ के चले जाओगे, क्लास में आने के बाद तुम इसको याद करके जाओगे, ये गारंटी मेरी है। तो एग्जाम के अंदर सेल टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेगा आप ऐसे दुआ दुआ करके उड़ा दोगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं सेल के बारे में, इससे क्या क्या क्वेश्चन जो है अपने बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना सेल के बारे में बनता है यही कि भाई कोशिका की खोज किसने की, और ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर की कोशिका की खोज किसने की, और उसमें भी ये लिखा था मृत कोशिका की खोज किसने की। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि कोशिका है क्या। जैसे कि हमारा घर बना हुआ है, हमारा पूरा घर किससे बना है, छोटी छोटी ईंटों से मिलके अपना घर बना है पूरा। ऐसे ही अपनी पूरा शरीर बना हुआ है, छोटी से छोटी इकाई अपनी क्या है, कोशिका। तो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की अगर अपन बात करें तो वो कौन है, कोशिका है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, भाई शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका जो है अपने पूरे शरीर का निर्माण करती है। देखिए, कोशिकाएं, एक प्रकार की कोशिकाएं जो संरचना में कार्य में समान होती है, वो आपके मिलके ऊतकों का निर्माण करती है। एक प्रकार के ऊतक मिलके आपके अंगों का निर्माण करते हैं, और अंग मिलके आपके तंत्र का निर्माण करते हैं। तो एक तंत्र के अंदर बहुत सारे अंग जो है वो मौजूद होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कोशिका के बारे में सबसे पहले अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोशिका की खोज किसने की, तो आपके एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। उन्होंने जो है कोशिका की खोज की। कैसी कोशिका की, मृत कोशिका की खोज की। उन्होंने क्या देखा, जैसे आप कभी किसी कैफे वगैरह में, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते होंगे, वो बोतल नहीं होती, बोतल के ऊपर लकड़ी का ढक्कन रहता है, तो उसके अंदर उन्होंने जो है कोशिका की खोज की कि उसमें देखा उन्होंने ऐसे जाले जाले से पूरे बने हुए ऐसी संरचना बनी हुई है, ये है क्या। तो उन्होंने कहा कि यही क्या है, कोशिका है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी, पहली चीज, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। और फादर ऑफ साइटोलॉजी आपके कौन है, रॉबर्ट हुक साहब है, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया के अंदर इसका वर्णन जो है किया। इसके बाद मृत कोशिका की खोज तो किसने कर दी, रॉबर्ट हुक साहब ने कर दी। जीवित कोशिका की खोज किसने की, कोई ना कोई तो आया ही होगा ना भाई। जब मृत चीजों के लिए आ गया तो जीवित कोशिका की खोज के लिए भी तो आएगा। तो जीवित कोशिका की खोज अपने यहाँ पर किसने की, एंटोनी वॉन साहब ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने जो है अपनी जीवित कोशिका की खोज की। साथ के साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ल्यूवेनहॉक साहब ने और किस किस चीज की खोज की। तो जब अपन बात करते हैं स्पर्म सेल यानी कि शुक्राणु की खोज की, अगर अपन बात करें बैक्टीरिया की, जीवाणु की, तो उसकी खोज भी आपके इन्होंने की। अगर अपन बात करें प्रोटोजोआ की, तो उसकी खोज भी आपके किसने की, ल्यूवेनहॉक साहब ने की। और भाई साहब यहाँ पर भी ये रुके नहीं, इन्होंने जो है आपकी आरबीसी की खोज भी की, रेड ब्लड सेल्स जो है उनकी खोज भी की आपके ल्यूवेनहॉक साहब ने। तो ये तो बड़े ही दिग्गज आदमी है भाई साहब, इनको याद नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा। याद कीजिए, जीवित कोशिका की जो खोज है वो आपकी किसने की, ल्यूवेनहॉक साहब ने की। शुक्राणु की खोज, जीवाणु की खोज, प्रोटोजोआ की खोज, आरबीसी की खोज आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने की। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, श्वानसन को कहा जाता है। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने अपनी पुस्तक अर्काना नेचुरे के अंदर इसका वर्णन किया। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी और स्पर्म, इन सब की खोज की आपके किसने, ल्यूवेनहॉक साहब ने। यहाँ पर आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये क्या है आपके बैक्टीरिया है, ये क्या है प्रोटोजोन है, ये आरबीसी है और ये स्पर्म कोशिका है। इन चारों की खोज जो है आपके ल्यूवेनहॉक साहब ने की। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो भाई मृत कोशिका होगी और आपके जीवित कोशिका हो गई। अगला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या बनता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर।
तो जब अपन बात करते हैं मानव शरीर की, तो यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, कौन सी? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो अपनी होती है अंड कोशिका, एग सेल, जो कि किसके अंदर मौजूद होती है? ये पाई जाती है फीमेल्स के अंदर, स्त्रियों के अंदर। ठीक है। अगर अपन बात करें सबसे छोटी कोशिका की, तो सबसे छोटी कोशिका होती है मानव शरीर की शुक्राणु, स्पर्म सेल, जो कि पाई जाती है किसमें? नर के अंदर। क्लियर हुई बात? अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कोशिका सिद्धांत क्या है, अभी आपने देखा ना कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक श्वानसन को कहा, वो श्वानसन आपके यहाँ पे भी आ गए। देखिए, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी क्या कहती है, किसके द्वारा प्रतिपादित? स्लाइडेन व श्वानसन के द्वारा। ये क्या कहती है? प्रत्येक जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बना होता है। कोई भी जो जीव है उसका शरीर या तो एक कोशिका से बना होगा या उससे ज्यादा कोशिका से बना होगा। अगर किसी भी जीव का शरीर जो है एक कोशिका से बना है तो वो आपके एक कोशिकीय जीव होता है, जैसे कि अमीबा हो गया। ठीक है। अगर किसी जीव का शरीर एक से अधिक कोशिका से बना होता है तो उसे अपन बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि हम सब हो गए, हमारा एक से ज्यादा कोशिका से बना है। तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि एक तो पूरा जो शरीर है एक या ज्यादा कोशिकाओं से बना है। दूसरी चीज क्या? प्रत्येक जीव में कोशिका मौलिक, संरचनात्मक व सांगठनिक इकाई है। हमारे शरीर की संरचना पूरी बनी है, वो इससे बनी है। क्रिया जो कर रही है कोशिकाएं ही तो कार्य करती हैं, इसी की वजह से अपना शरीर कार्य करता है। तो हमारे शरीर की यहाँ पर प्रत्येक जीव में कोशिका क्या है? संरचनात्मक, क्रियात्मक, सांगठनिक और मौलिक इकाई है। तीसरी चीज क्या कहता है आपका कोशिका सिद्धांत की? कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से ही होती है। अब अगर कोई कोशिका जो बन रही है वो ऐसे ही नहीं बन जा रही हवा में कि अपने आप आई और टपक गई, नहीं, पहले उपस्थित जो कोशिका है उसी से ही एक नई कोशिका बनती है, यानी कि कोई पहले से उपस्थित कोशिका से एक नई कोशिका का निर्माण होगा। ये क्या है? आपकी सेल थ्योरी, जो किसके द्वारा दी गई? स्लाइडेन व श्वान के द्वारा प्रतिपादित की गई। आगे देखिए, अगर अपन बात करें सबसे बड़ी जंतु कोशिका की, तो वो आपके क्या है? यहाँ पर शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है भाई? शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी जंतु कोशिका है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो ये आपको नजर आ रही है, ये क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंड कोशिका, जो कि मौजूद होती है फीमेल्स के अंदर। ठीक है। और अगर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका के बारे में पूछा जाए तो आदमी बेचारा छोटा ही मान लो तुम। ठीक है। तो शुक्राणु, जो कि आपकी किसके अंदर मौजूद होते हैं? नर के अंदर मौजूद होते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु, जो कि आपके नर में पाए जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखिए, कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाएं जो है वो अपनी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी है आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने बहुत बार देखा होगा या फिर बहुत जगह पढ़ा होगा, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जिनमें जो केंद्रक होता है ना, जैसे अपनी ये कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका का एक नाभिक होता है केंद्रक। ठीक है। अब जिनमें ये जो केंद्रक जो है वो पूर्ण विकसित नहीं होता, यानी कि केंद्रक के ऊपर केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, केंद्रक के ऊपर केंद्रक आवरण नहीं होगा, और आपके कई सारे कोशिका अंग भी मौजूद नहीं होते हैं। कोशिका अंग जैसे कि अपने क्या होता है? कोशिका अंगों की अगर अपन बात करते हैं, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अपने यहाँ पर तारक काय होता है, लाइसोसोम होता है, ये सब क्या है? गोल्जी काय होता है, ये सब क्या है? अपने कोशिका अंग है। इसमें ऐसा नहीं है कि सारे कोशिका अंग ही एब्सेंट होंगे, कोशिका अंगों का अभाव होता है। राइबोसोम जो है वो आपके प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है।
क्लियर? इन प्रोकैरियोट्स को अपन क्या कहते हैं? असीम केंद्रकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असीम केंद्रकी कहा जाता है। तो देखो, वास्तविक केंद्रक व विकसित कोशिका अंगों का अभाव होता है, जीवाणु कोशिका और माइकोप्लाज्मा, अपन ने इसका उदाहरण दे दिया। अगला देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जिनमें कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो केवल बैक्टीरिया है, जीवाणु है और उसके साथ माइकोप्लाज्मा, वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। बाकी सब आपके यूकैरियोट्स के अंदर आएंगे। प्लांट्स ले लो, एनिमल ले लो, कोई भी ले लो, सब आपके यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आएंगे। फंगस ले लो, ठीक है? इनमें सुविकसित केंद्रक होगा और कोशिका अंग भी मौजूद होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी काय होगा, तारक काय होगा, राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, सब पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, जैसे कि आपके जंतु कोशिका और पादप कोशिका। क्लियर हुई बात? यहाँ पर कोशिकाओं के प्रकार समझ में आए फटाफट? ठीक है, चलिए देखिए, अब बात करते हैं कोशिका के भागों की। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है? देखो, कोशिका के भागों की जब अपन बात करते हैं तो कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हैं, केंद्रक के बारे में बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है? अपन बात करते हैं ना, जब यहाँ पर जंतु कोशिका की और पादप कोशिका की, जंतु कोशिका और दूसरी अपन यहाँ पर बात करते हैं पादप कोशिका की, ठीक है? तो देखो, आपके जो ये पादप कोशिका होती है ना, पादप कोशिका भी छोड़ो, सबसे पहले तुम ये देखो कोशिका भित्ति, सेल वॉल। वॉल का मतलब क्या है? दीवार। तो यहाँ पर आपकी जो कोशिका है उसकी सबसे बाहरी भित्ति जो होती है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? सेल वॉल कोशिका भित्ति कहा जाता है। अब ये जो सेल वॉल है ना, ये जो सेल वॉल है वो आपके किसमें एब्सेंट होती है? जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। ये केवल प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होगी। कौन? कोशिका भित्ति। तो ये क्या है? आपकी पादप कोशिका है। एक तो पादप कोशिका के अंदर मौजूद होगी, जीवाणु के अंदर मौजूद होगी और फंजाई के अंदर मौजूद होगी आपकी कोशिका भित्ति। सबसे बाहरी सतह होती है और देखिए, सबसे बाहरी सतह पारगम्य होती है, सारी चीजों को अंदर आने देगी। माइकोप्लाज्मा तथा जंतुओं में अनुपस्थित होती है। तो जब आपसे पूछा जाए कि जंतु कोशिका में सबसे बाहरी भित्ति कौन सी है, तो कोशिका भित्ति नहीं होगी, वो क्या होगी? आपकी प्लाज्मा झिल्ली होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो यहाँ पर पादप कोशिका के अंदर सबसे बाहरी भित्ति है कोशिका भित्ति। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अगर अपन बात करें जीवाणु की कोशिका भित्ति, पैकेटिन की। अगर अपन बात करें फफूंद की कोशिका भित्ति, तो अपने काइटिन की बनी होती है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो है आपकी, ये क्या है? कोशिका भित्ति है। ये क्या है? कोशिका भित्ति। क्लियर? ये कौन सी कोशिका मैंने यहाँ पर बनाई है? पादप कोशिका यहाँ पर मैंने बनाई है। देखिए, दूसरा है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। कैसे? देखो, पादप कोशिका सबसे बाहरी भित्ति होगी अपनी कौन सी? कोशिका भित्ति। लेकिन जंतु कोशिकाओं में तो अनुपस्थित है ना कोशिका भित्ति। तो जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी भित्ति कौन सी हो गई? आपकी सबसे बाहरी झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, बड़ी खास है। कैसे? बड़ी खास कैसे है? देखो, ये ना अर्धपारगम्य होती है। ये क्या होती है? अर्धपारगम्य या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल, अपन जिसको कह सकते हैं चयनित पारगम्य। जैसे कि अगर अपन मान लो कि पूरी कॉलोनी के जो एक पूरी कॉलोनी है उसके गेट से अंदर भी आ गए, पादप कोशिका होगी अगर अपन बात करें, पूरी कॉलोनी के गेट से अंदर भी आ गए, यानी कि कोशिका भित्ति पारगम्य, उससे तो अंदर आ गए। लेकिन अपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए भी एक ना एक वो बैठा रहता है ना गेट कीपर कि भाई कहाँ जाना है, कैसे जाना है, नहीं तुम तो जा ही नहीं सकते। ऐसे ही आपकी ये होती है कौन? सेमी परमिएबल आपकी होती है प्लाज्मा झिल्ली।
अर्धपारगम्य होती है, अगर अपन इसको कहे तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, केवल कुछ ही अणुओं को बाहर और अंदर जाने देगी, हर किसी को अंदर बाहर नहीं जाने देगी। तो सबसे बाहरी भित्ति, सबसे बाहरी झिल्ली कौन है जंतु कोशिका में? वो आपकी है प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहरी सतह है, पादप कवक बैक्टीरिया में दूसरी सतह, क्योंकि पादप कवक और बैक्टीरिया में तो कोशिका भित्ति मौजूद है। बैक्टीरिया के अंदर पैकेटिन की बनी है और फफूंद के अंदर काइटिन की बनी है, तो यहाँ पर इनमें तो दूसरी सतह हो गई। फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी? फॉस्फोलिपिड की बनी होगी। ठीक है, अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल अपन इसको कहते हैं। रॉबर्टसन द्वारा यूनिट मेम्ब्रेन इकाई झिल्ली प्रतिरूप जो है वो इसका दिया गया। और यहाँ पर ये देखिए इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी कि तरक मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा झिल्ली का किसने दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो किसने? सिंगर और निकोलसन ने। ये किसकी संरचना है यहाँ पर? ये अपनी होती है यहाँ पर किसकी संरचना? प्लाज्मा झिल्ली की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। देखो ये जो है ना आपके, ये जो मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है आपकी? लिपिड्स है। इस तरीके से जो है आपके ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये हेड वाला पार्ट है, ठीक है, और ये टेल वाला पार्ट है। ये इस तरीके से नजर आ रहे हैं आपको। इस तरीके से ये जो है अपनी क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये आपके क्या है? लिपिड मॉलिक्यूल है। क्या है? लिपिड मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें बीच बीच में इस तरीके से जो है प्रोटीन्स भी होते हैं। क्या है? प्रोटीन्स भी होते हैं, तभी तो अपन इसको फॉस्फोलिपिड बोल रहे हैं, नहीं बोल रही है। ठीक है, ये जो इसका अंदर वाला भाग है ना ये अपना हाइड्रोफोबिक होता है। ये अंदर वाला भाग जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है और जो बाहर वाला भाग होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हेड वाला। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? हाइड्रोफोबिक का मतलब है जो पानी से डरता है तो अंदर की साइड छुप के रह रहा है, ये हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है जो आराम से तैर सके पानी के अंदर, हाइड्रोफिलिक। तो ये आपका हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट हो गया। अब इसमें कुछ आपके प्रोटीन्स होते हैं, कुछ अंदर की साइड ही लगे हुए प्रोटीन्स होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो बनी होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ये जो इसका मॉडल है तरक मोज़ेक मॉडल, ये किसने दिया? यहाँ पर आपके सिंगर और निकोलसन ने दिया। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं जीव द्रव्य की। पहली चीज तो अपन ने बात कर ली कोशिका भित्ति, दूसरी बात कर ली झिल्ली की, तीसरा है अपना यहाँ पर जीव द्रव्य। तो देखो पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया। यहाँ पर आपको साइंटिस्ट के नेम इंपॉर्टेंट तौर पर याद रखने हैं। एग्जाम के अंदर साइंटिस्ट के नेम काफी पूछे जाते हैं आपसे। तो देखो पुरकिंजे ने जो है वो जीव द्रव्य नाम दिया। जीव द्रव्य को अपन क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है जीव द्रव्य को। मैक्स शुल्क ने जीव द्रव्य सिद्धांत दिया। कोशिका सजीव पदार्थों का संचय है। किसने कहा? मैक्स शुल्क ने। एक कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका के अंदर केंद्रक है। ठीक है, अब ये जो पूरी कोशिका है इसमें पूरा जो भरा हुआ है इसको अपन क्या कहते हैं? पूरा जो मटेरियल है इसको अपन नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लाज्म। लेकिन एक और शब्द आपने सुना होगा, साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म, जिसे अपन कहते हैं कोशिका द्रव्य। जिसको क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। दोनों में क्या अंतर है? देखो जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है वो तो इस कोशिका का पूरा ही भाग है अंदर का, लेकिन साइटोप्लाज्म होता है आपके, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, ये इसका नाभिक है। इस नाभिक से और इस झिल्ली के बीच में जो भी पदार्थ भरा है उसे अपन कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। तो एक तरीके से जो साइटोप्लाज्म है वही तो आपके भाग हुआ किसका? प्रोटोप्लाज्म का ही तो भाग हुआ साइटोप्लाज्म आपका। क्लियर? देखिए साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य का भाग है, प्रोटोप्लाज्म का केंद्रक व प्लाज्मा झिल्ली के मध्य। तो यहाँ पर ये जो होगा वो आपका होगा क्या? साइटोप्लाज्म। क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं कोशिका अंगों की। तो कोशिका अंग
यहाँ पर कोशिका के जो अंग है, अब हर एक अंग का कोई ना कोई काम होगा, तो यहाँ पर ये जो संरचना आपको दिख रही है वो किसकी है? कोशिका की है, और जिसके अंदर ये सारे अंग जो है वो आपके मौजूद है। देखिए, कोशिका अंगों की जब अपन बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो कोशिका अंग है इस तरीके से, ये क्या है? अपना गोल्जी काय। क्या है ये? अपना गोल्जी काय है। ठीक है, आपको ये नजर आ रहा है, ये जो आपकी संरचना है वो कौन सी है? आपके तारक काय संरचना है, जिसे अपन कहते हैं सेंट्रोसोम। ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? अपना माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे अपन कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति गृह। ठीक है, ये यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है, ये क्या है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ठीक है, अंतःप्रेदवी जालिका। इसके बाद यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है वो आपके क्या है? यहाँ पर लाइसोसोम। ये क्या है? आपके लाइसोसोम, जिसे अपन सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपके राइबोसोम है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपका केंद्रक है। ऐसी सारी कोशिका अंगों के बारे में अब यहाँ पर अपन चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे बनता है? पहला तो साइंटिस्ट का नेम होगा तो साइंटिस्ट के नेम से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। दूसरा, इनका कोई दूसरा नाम है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हर एक कोशिका अंग को। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी कोशिका अंग है। तो आपके नाभिक है, अंतःप्रेदवी जालिका है, गोल्जी काय है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और राइबोसोम। ये सारे क्या हैं? आपके कोशिका अंग है। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसे अपन क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। सबसे पहला चीज तो याद रखना है क्या? पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह। जब कोई कोशिका बनती है तो सबसे पहले बनने वाला जो ऑर्गन है कोशिका का, ऑर्गेनेलीज है, वो कौन है? आपके कोशिका निर्माण के समय सबसे पहले वाले बनने वाला अंग है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि कोशिका अंग। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका पहला कोशिका अंग है जो कोशिका के बनने के समय बनेगा, क्योंकि भाई शक्ति चाहिए ना, शक्ति नहीं है तो वही कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर यह है कोशिका का शक्ति गृह। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अल्टमान ने खोजा और इसको क्या नाम दे दिया? बायोप्लास्ट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? बायोप्लास्ट। देखो, श्वसन में ना ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कैसे? तो आपके जब रेस्पिरेशन होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो ऑक्सी श्वसन के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर आएगी, तो जो ग्लूकोज है वो अपघटित होता है, आपका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, पायरुवेट में चेंज होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो पायरुवेट में चेंज तो कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। फिर क्या होगा? कोशिका द्रव्य के बाद जो ये पायरुवेट है फिर आपके पानी, ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। तो रेस्पिरेशन में अपना ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो श्वसन का प्रमुख क्रिया स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर श्वसन का प्रमुख क्रिया स्थल हो गया कौन? आपके माइटोकॉन्ड्रिया। सेमी ऑटोनोमस है, अर्ध स्वायत्त है। क्लियर? ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। अगला देखिए लाइसोसोम, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग। आत्मघाती थैली कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको अपन कहते हैं इंग्लिश में सुसाइडल बैग। इसको क्या भी कहा जाता है? सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। सफाई कर्मचारी यानी कि क्लीनर कहा जाता है। सफाई कर्मचारी, क्लीनर कहा जाता है। और इसको कहा जाता है एटम बॉम्ब भी। क्या कहा जाता है? एटम बॉम्ब भी कहा जाता है इसको। अब क्यों कहा जाता है इसको? इतना सा नाम कैसे दे दिया लाइसोसोम को? देखो, ये जो लाइसोसोम होता है ना, इसके पास बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं। इसके पास क्या है? एंजाइम्स होते हैं। अब ये एंजाइम तो क्या करते हैं? पाचन का ही तो काम करते हैं। तो जैसे मान लो कोई भी कोशिका है वो थोड़ी सी खराब हो गई, या फिर अपन बात करें वो बूढ़ी हो गई, ठीक है, तो ये क्या करता है? लाइसोसोम से ये जो एंजाइम है वो वहां जाके बर्स्ट आउट हो जाते हैं, ऐसे फूट जाते हैं। अब फूटते हैं इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? एटम बॉम्ब कहते हैं।
ठीक है। अब ये फूटने के बाद क्या करते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं उन कोशिकाओं का। ठीक है, इसीलिए भाई साफ सफाई की कि नहीं की इन्होंने, खराब कोशिकाओं को निपटाया नहीं निपटाया, इसीलिए अपन इसको सफाई कर्मचारी क्लीनर कहते हैं। अपनी ही इन कोशिकाओं को मारते हैं, इसीलिए अपन इसको कहते हैं सुसाइडल बैग यानी कि आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? किसको? लाइसोसोम को। एग्जाम में बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग, डिस्पोजल बैग, एटम बॉम्ब, क्लीनर यानी कि सफाई कर्मचारी, इसको कहा जाता है लाइसोसोम को। अब बात करते हैं यहाँ पर राइबोसोम की। ये ऐसा कोशिका अंग है जो आपके प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाएगा और यूकैरियोट्स में भी पाया जाएगा, क्योंकि मैंने प्रोकैरियोट्स में आपको बताया ना कि उसमें कोशिका अंगों का अभाव होता है, लेकिन राइबोसोम एक ऐसा अंग है जो दोनों में पाया जाएगा। देखिए, इसकी खोज किसने की? पैलाडे ने की। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती राइबोसोम में। देखिए, अपना जो राइबोसोम है उसे अपन कहते हैं प्रोटीन का कारखाना। क्यों कहा जाता है इसको प्रोटीन का कारखाना? जो अपना प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है ना, वो इस राइबोसोम में ही होता है। राइबोसोम की वजह से ही होता है ये। कैसे? देखो, आपके जो है दो प्रकार का राइबोसोम, 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। ठीक है, 70S जो होगा वो होगा आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, जिसमें आपकी दो सब यूनिट होती है। कौन कौन सी? 50S और एक होती है 30S। 80S जो है आपका यूकैरियोट्स में पाया जाता है। इसमें दो सब यूनिट होती है, 60S सब यूनिट और 40S सब यूनिट। जब आपके डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है ना, तो आपके जब आरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण हो रहा है तो प्रोटीन की एक लंबी चेन में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स बनते हैं। प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड्स का बहुलक है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड का बहुलक। तो वहां पर आपके ये जो राइबोसोम है, इसी की सब यूनिट्स आती हैं, लगती है, तभी जाके आपके प्रोटीन का निर्माण होता है, अमाइनो एसिड के बहुलक का निर्माण होता है। इसीलिए अपन इसको कहते हैं प्रोटीन का कारखाना। ठीक है, किसको? राइबोसोम को। आगे देखिए, कुछ इस तरीके से। देखो, ये क्या है? आपका mRNA है। अब ये जो दोनों सब यूनिट है वो आके लग गई किसकी? राइबोसोम की दोनों सब यूनिट आके लगती है। इस पे EPA साइट होती है। tRNA क्या करता है? ये ना आपका tRNA है। tRNA क्या करेगा? अमाइनो एसिड्स को लेकर आएगा। ठीक है, अमाइनो एसिड्स को जोड़ता जाएगा और इनकी एक बड़ी चेन बना लेगा। तो ये चेन मिलके आपके किसका निर्माण करती है? पेप्टाइड चेन, प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका राइबोसोम, प्रोटीन का कारखाना। आगे देखिए, अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है वो आपका अंतः संचारित तंत्र, ऐसे कंकाल जैसा लग रहा है, देखो केंद्र के बाहर ये क्या है? आपका अंतः कंकाल है। इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? कोशिका का अंतः कंकाल। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी दो टाइप होते हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि ये रफ, स्मूथ यानी कि चिकनी अंतःपरिद्रव्यी जालिका, और ये रफ का मतलब खुरदरी अंतःपरिद्रव्यी जालिका। ये जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे जो है वो राइबोसोम मौजूद नहीं होते। इस पे राइबोसोम मौजूद नहीं होते, यानी कि एकदम समतल। ठीक है, अब के बेचारे जिस पे कंकड़ पत्थर है वो तो खुरदरी रहेगी, रफ है। इस पर जो है वो आपके राइबोसोम मौजूद होते हैं। इस पे क्या है? राइबोसोम मौजूद होते हैं, इसीलिए अपन इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, खुरदरी अंतःपरिद्रव्यी जालिका। राइबोसोम मौजूद है तो ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेगा नहीं लेगा? अरे अभी तो अपन ने पढ़ा, प्रोटीन सिंथेसिस काम किसने किया? आपके राइबोसोम ने किया ना। तो यहाँ पर जब राइबोसोम उपस्थित है तो ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, जबकि ये वाला जो है प्रोटीन संश्लेषण के अंदर भाग नहीं लेता। क्लियर? देखिए, दो टाइप का SER, RER, सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित, प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते, लिपिड का स्त्राव करते हैं। वो आपके राइबोसोम उपस्थित प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेंगे।
माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, लाइसोसोम पढ़ लिया, राइबोसोम पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया। अगला अपन यहाँ पर देखते हैं, देखिए ER आरबीसी व स्पर्म में अनुपस्थित, यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, ग्लाइकोजन भंडारण के लिए स्थान प्रदान व स्त्रवण में सहायक। ठीक है, कौन आपके ER। अब देखिए नेक्स्ट है अपना न्यूक्लियस। अरे भाई नाभिक के बारे में पढ़ने वाले, तो किसी भी कोशिका का जो ये बीच का जो केंद्रक होता है, नाभिक होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, केंद्रक। तुम्हें पता है इसी केंद्रक के पास हमारा क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या है, इसी केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ DNA मौजूद है। तो देखो ये कोशिका है, ये कोशिका का केंद्रक है। केंद्रक के अंदर आपको नजर आ रहा है गुणसूत्र है। गुणसूत्र आपके कैसे बने होते हैं, ये DNA के ही तो बने होते हैं। धागे ये इस तरीके से अगर आप इनको खोलते हैं तो ये आपके क्या है, क्रोमेटिन तंतु धागे निकलेंगे, यही आपके DNA है। इन्हीं से ही आपके गुणसूत्र जो है वो बन रहे हैं। तो इस केंद्रक के पास तो अपनी पूरी की पूरी चीज ही मौजूद है, आनुवंशिक पदार्थ मौजूद है पूरा का पूरा। देखो केंद्रक जो है उसकी खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। और ये जो केंद्रक है इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, कैरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, समस्त जैविक प्रक्रियाएं नियंत्रित केंद्रक द्रव्य, केंद्रक आवरण, क्रोमेटिन व केंद्रिका उपस्थित होते हैं। ये ठीक है, केंद्रक कला पर सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं, इसकी स्टडी को कैरियोलॉजी कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक आवरण, और ये क्या है अपने यहाँ पर उपस्थित है, किसमें, केंद्रक में। क्लियर हुई बात यहाँ तक, क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, एक बार कह दो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, अल्टमान ने खोजा, बायोप्लास्ट नाम दे दिया। फिर आपके श्वसन का प्रमुख क्रिया स्थल है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले बनता है। फिर लाइसोसोम है, लाइसोसोम आत्मघाती दहलीज, सुसाइडल बैग, क्लीनर, एटम बॉम्ब, सफाई कर्मचारी। ठीक है, इसके पास एंजाइम होते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम जो है वो आपके प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक दोनों में उपस्थित होते हैं। 70S और आपका यहाँ पर 80S राइबोसोम। फिर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, दो प्रकार का है, RER और SER। SER भाग नहीं लेगा, लिपिड स्रावित करेगा, RER भाग लेगा। फिर उसके बाद केंद्रक अपन ने देख ही लिया। आगे देखिए गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी काय, जो गोल्जी काय है इसकी खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी ने की। किसने, कैमिलो गोल्जी ने जो है आपके गोल्जी काय की खोज की। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है आपके, ये कुछ पुट्टिकाएं हैं जो आपकी यहाँ से जाती है। एक तरीके से ये जो गोल्जी काय है वो आपके टैगिंग साइट का काम करता है। किसका काम करता है, टैगिंग साइट का काम करता है। कौन, आपके गोल्जी काय। साथ के साथ पैकेजिंग का कार्य करता है। किसका, पैकेजिंग का कार्य करता है आपके कौन, यहाँ पर गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, देखिए कैमिलो गोल्जी ने खोज की मैक्रोमोलिक्यूल्स के प्रक्रियान्वयन का व प्रोटीन पैकेजिंग का कार्य करेगा। तारक काय के निर्माण, शुक्राणु के एक्रोसोम के निर्माण, मेलानिन कणिकाओं के निर्माण, हार्मोन के स्त्रवण में भूमिका है किसकी, गोल्जी अपैरेटस की। देख लो भाई साहब इतनी सारी भूमिका है इसकी, कैसे इसको नेग्लेक्ट कर देते अपन, है ना। चलिए देखिए अब अपना आता है सेंट्रोसोम तारक काय। दो जोड़ी तारक केंद्रों की बनी रचना है। डिप्लोसोम, सेंट्रोसोम शब्द जो है वो टी वॉवेरे ने दिया। ये जो सेंट्रोसोम है ना, ये आपको जब अपन कोशिका विभाजन पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, कोशिका विभाजन जब पढ़ा जाता है तो यहाँ पर ये जो तारक काय है ना वो ऐसे ध्रुवों पर आ जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर अपना जो सेंट्रोसोम है वो मौजूद है। ठीक है, ये अपने क्या हो जाता है, दोनों ध्रुवों पर आ जाता है, इसका विभाजन हो जाता है। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय ये क्या है आपके यहाँ पर तारक काय है। ठीक है, देखो अब बात करते हैं लवक की। ये जो लवक है ना वो किस में मौजूद है, पादपों के अंदर। ठीक है, तीन प्रकार के लवकों की हम बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और आपके ल्यूकोप्लास्ट। इनकी खोज किसने की, हैकल ने। शब्द किसने दिया, शिम्पर ने। देखो जब अपन बात करते ना क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरो से ही आपको क्या बनाना है, क्लोरोफिल। क्या बनाना है, क्लोरोफिल।
तो यहाँ पर ये जो क्लोरोप्लास्ट लवक होता है ना, इसके पास होता है क्लोरोफिल वर्णक, जिसकी वजह से ही पत्तियों और तनों का कलर कैसा होता है, हरा होता है, और इसी की वजह से ही आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। कई बच्चे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट लिख देते हैं। क्लोरोप्लास्ट तो बच्चे कोशिका अंग है, क्लोरोफिल वर्णक है, जिसकी वजह से अपने पादपों में जो तना है, पत्ती है, उनका कलर हरा होता है, और उसी की वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। दूसरा अपना आता है क्रोमोप्लास्ट। तो सुंदर सुंदर पत्तियां तुम्हें दिख रही है ना, कलरफुल सी पेटल्स, तो इनको जो कलर प्रदान कर रहा है वो आपके कौन है, क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन होता है, ठीक है, जैसे कि टमाटर गाजर का कलर तुमने देखा रेड, तो आपका ये क्रोमोप्लास्ट का कार्य होता है। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये क्या है, आपका रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। इसका कार्य क्या होता है, खाद्य पदार्थों का भंडारण करता है आपके यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट। देखिए यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन भूमिगत जड़ व तनों में भोज्य पदार्थों का संग्रहण करेगा। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है, पुष्प पत्ती फल में रंग देता है, टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन। क्लोरोप्लास्ट हरा रंग, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है। कौन सा वर्णक, क्लोरोफिल वर्णक होता है। यहां तक आई कि नहीं आई बात समझ में, सारे कोशिका अंग छपे के नहीं छपे दिमाग में एक बार में, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, सीधे क्वेश्चन बनते हैं, कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। याद हो रही नहीं हो रही बात यहाँ पर। अब देखिए आगे अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल। तो कोशिका तो निपटा दी अपन ने। अब कोशिका अंगों में जब अपन ने बात की थी उस केंद्रक की, केंद्रक के अंदर अपने क्या है, आनुवंशिक पदार्थ, उसी आनुवंशिक पदार्थ की बात करने वाले हैं। अब अपन आगे न्यूक्लिक अम्ल, क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। ये जो खोज है वो किसने की, फ्रेडरिक मिशर ने की। दो प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल, एक है डीएनए, दूसरा है आपका आरएनए। डीएनए को अपन कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोनों में क्या अंतर है, ये जो डीएनए है ना, इसकी ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है डीएनए के अंदर, जबकि आरएनए के अंदर सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। ठीक है, हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए है। अगर बात करें आरएनए किस में पाया जाता है, तो विषाणुओं के अंदर आरएनए पाया जाता है। आपका जो कोरोना वायरस था ना, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पर आरएनए पाया जाएगा विषाणुओं के अंदर। दोनों में क्या डिफरेंस, पहला इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है और इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। अब आप सोचोगे मैम ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बता रहे हो, ये है क्या। देखो जब अपन बात करते हैं ना न्यूक्लियोटाइड की, तो टाइड का मतलब क्या होता है, अरे वो कपड़े साफ करने वाला टाइड नहीं है यहाँ पे, तुम्हें लगे कि अरे कपड़े साफ करने वाला आ गया, नहीं भाई। देखो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, तीन, साइड का मतलब क्या है, दो, न्यूक्लियोसाइड। देखो पहले होता है आपका न्यूक्लियोसाइड, साइड में आएगी दो चीजें। ठीक है, साइड में क्या आती है, दो चीजें आती है। इसमें होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोस शुगर। नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोस शर्करा मिलके आपके किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पर पेंटोस शर्करा मिलके आपके निर्माण करते हैं न्यूक्लियोसाइड का। ठीक है, अब साइड बन गया, अब फिर बनेगा टाइड। तो ये दोनों चीजें और आपके यहाँ पर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये मिलके आपके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो इसी न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के पॉली का मतलब बहुत सारा, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही इस तरीके से आपके घूमी रहती है। ठीक है, और इस डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, द्विकुंडलित संरचना जो है वो किसने दी, वाटसन, कुंडलित संरचना जो है वो किसने दी, वाटसन और क्रिक ने दी। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब डीएनए और आरएनए में फर्क क्या हुआ, देखो यहां पर क्या होता है
कि आपके नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका प्यूरिन और एक होता है आपके पिरिमिडिन। एक होते हैं प्यूरिन और दूसरा है आपके यहाँ पर पिरिमिडिन। प्यूरिन को कैसे याद रखोगे? पबजी खेलते हो नहीं खेलते हो? बस पबजी याद रख लो, पबजी। तो बी की जगह ए लिख दो बस, ठीक है। प्यूरिन में आपका आता है एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन में क्या आता है? एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन के अंदर आपका क्या आता है? थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। क्या आता है? थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोटाइड की चेन में क्या होता है? एक प्यूरिन क्षारक एक पिरिमिडिन क्षारक से हाइड्रोजन के बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में जो है एडेनिन जो है वो थायमीन से हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड के द्वारा और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन से हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। जब अपन बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए में बस इस थायमीन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल। तो एडेनिन जो है वो यूरेसिल से जुड़ता है, साइटोसिन जो है वो ग्वानिन से जुड़ता है। ये डिफरेंस है, उसमें आपके थायमीन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल आता है आरएनए में। क्लियर? देखिए ये आपका क्या है? डीएनए है जिसकी डबल हेलिकल संरचना है जो कि आपके वॉटसन क्रिक के द्वारा दी गई। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस तरीके से जुड़ी रहती है। ये आरएनए जो है वो आपके वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल है। इसमें आपको देख रही है केवल एक जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। किसमें? आरएनए में। ये विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। देखिए आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल। द्विकुंडलीय संरचना वॉटसन और क्रिक ने दी आपके डीएनए की। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। न्यूक्लियोसाइड शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड कौन बनाता है? फॉस्फेट ग्रुप और अटैच हो जाता है। इसका जो आधार है ना डीएनए का आधार बाहर का, वो आपके शुगर और फॉस्फेट से बनेगा। जो अंदर वाला बेस पेयरिंग, जो अंदर वाला भाग है वो बेस पेयरिंग से नाइट्रोजनी क्षारकों से बनता है। ठीक है। प्यूरिन, पिरिमिडिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन किसके अंदर? डीएनए के अंदर। जब बात करते हैं किसकी? आरएनए की, तो थायमीन की जगह पर यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है। एडेनिन थायमीन से हाइड्रोजन के द्विबंध द्वारा और साइटोसिन ग्वानिन से हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा जुड़ता है। क्लियर हुई बात यहां तक? डीएनए आरएनए की संरचना ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। देखो एक डिफरेंस और बताइए मुझे। एक होता है आपका थायमीन और एक होता है आपका थायामीन। दोनों में क्या डिफरेंस है? थायमीन तो क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक है। थायमीन आपका क्या है यहाँ पर? ये जो है विटामिन B1 का नाम है, केमिकल नेम विटामिन B1 थायमीन। दोनों में डिफरेंस है, देख लीजिए, है ना। चल देखिए आरएनए विषाणु में होता है, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल जो है वो आपका यहाँ पर पाया जाता है। अब ये जो आरएनए है मुख्य रूप से 3 प्रकार के आरएनए की अपन बात करते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका आरआरएनए, दूसरा आपका होता है एमआरएनए और तीसरा आपका यहाँ पर क्या होता है? टीआरएनए। तीसरा क्या होता है? टीआरएनए। क्लियर हुई बात यहाँ पर? ये होता है आपका तीसरा। ठीक है। चलिए तीनों क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में तीनों का रोल होता है। चलो देखो अब बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा की। एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाता है सेंट्रल डोग्मा क्या है। सेंट्रल डोग्मा एक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। क्या है? एक मॉलिक्यूलर थ्योरी है जो कि क्या कहती है? डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से फिर आपके प्रोटीन बनता है। ठीक है। अब देखो ये एक ही डायरेक्शन में चलती है, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, वापस नहीं आती, एक ही डायरेक्शन में चलेगी। डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को अपन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन कहा जाता है। आरएनए से प्रोटीन बनने को अपन कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है। अनुवादन कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर यह होता है अपना सेंट्रल डोग्मा। ये क्लियर हुई बात? यहाँ पर सेल के बारे में पढ़ लिया, कोशिका अंगों के बारे में देख लिया, न्यूक्लिक अम्लों के बारे में देख लिया, सेंट्रल डोग्मा के बारे में देख लिया। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं गुणसूत्र की। गुणसूत्र क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम का हमें पता है, यही क्या है भाई, आपके आधे क्रोमोसोम मम्मी से आते हैं, आधे पापा से आते हैं, यही तो आगे आगे, आगे जाते हैं और 2n संरचना का निर्माण करते हैं। देखिए इसका प्रतिपादन किसने किया, वोल्टेयर ने। वंशागति का क्रोमो सिद्धांत किसने दिया, सटन व वोमेरी ने। संपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, जीनोम। ठीक है, पूरा जो अपना आनुवंशिक पदार्थ है उसको मिला के अपन कहते हैं जीनोम। ठीक है, ये आपको यहाँ पर संरचना पीछे की साइड दिखाई दे रही है, ये आपके गुणसूत्र ही होते हैं। जब बात करते हैं कि हमारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है भाई साहब, 46 है। ये गुणसूत्र भी ना दो प्रकार के हैं हमारे अंदर, एक होते हैं आपके अलिंग गुणसूत्र और दूसरे आपके होते हैं लिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्रों की बात करें तो यहाँ पर गुणसूत्र हमेशा जोड़े के रूप में मौजूद होंगे। कैसे, जोड़े के रूप में। तो 23 पेयर हुए कि नहीं हुए। अब इनमें से जो 22 पेयर होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, यानी कि 44 गुणसूत्र। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो आपका 1 पेयर होता है, यानी कि 2 गुणसूत्र आपके लिंग गुणसूत्र। ये लड़का लड़की दोनों में सेम होते हैं। लिंग गुणसूत्र जो है इसी से ही लिंग का निर्धारण होता है। मेल के अंदर ये लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई, फीमेल के अंदर जो ये लिंग गुणसूत्र होते हैं वो आपके होते हैं कौन से, एक्स एक्स। यानी कि जो फीमेल है वो समयुग्मजी है, मेल जो है वो विषमयुग्मजी है। ये जो वाई गुणसूत्र है ना, यही निर्धारण करता है किसका, कि एक लड़का होगा। इसी वाई गुणसूत्र से ही एक लड़का बनता है। क्लियर। देखिए यहाँ पर ये पूरी संरचना बताई गई है किसकी, कैसे क्रोमोसोम बनते हैं, कि किनको क्रोमोसोम कहा जाता है, किसको जीन कहा जाता है, किसको डीएनए कहा जाता है। देखो जब एक गुणसूत्र जो है वो आपके गुणसूत्र यहाँ पर इस तरीके से एक बिंदु पर लगे रहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी भुजाएं लगी रहती है। जब अपन इसको खोलते हैं तो क्रोमेटिन तंतु के रूप में ये अपन इसको खोलते हैं। डीएनए का ही बना है। डीएनए का ही एक खंड आपका क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, जो अपनी आनुवंशिकता की इकाई है। जीन क्या है, अपनी यहाँ पर आनुवंशिकता की इकाई है। हर एक लक्षण के लिए एक जीन जो है वो उत्तरदायी होता है। आंखों के रंग के लिए, बालों के रंग के लिए, नोज की शेप के लिए। तो यहाँ पर आनुवंशिकता की इकाई कौन है, आपके जीन। ठीक है, डीएनए का ही एक खंड होता है आपके जीन। डीएनए में आपकी बेस पेयरिंग यहाँ पर दिखाई गई है। देखिए एडेनिन जो है थाइमिन से जुड़ा हुआ है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा हुआ है। ये कलर दिखाए गए हैं। अब ये कलर इनकी पेयरिंग हो रही है नहीं हो रही, सही सही एक बार चेक कर लो। देखो एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा और साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा। एडेनिन ग्रीन में है और थाइमिन ऑरेंज में है। एडेनिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन, सही है भाई साहब। साइटोसिन पर्पल में है और ये ग्वानिन ब्लू में है। तो देखो ब्लू पर्पल, ब्लू पर्पल। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही है भाई साहब पेयरिंग इनकी। तो ये हुई आपकी जीन की बात, ये हुई गुणसूत्र की बात, ये हुई आपके डीएनए की बात। क्लियर हुई। चले आगे, चलो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर सेल साइकिल की। सेल साइकिल में आपको 2 फेज देखने हैं। एक है आपका क्या, इंटरफेज, और दूसरा आपका कौन सा है, एम फेज। ठीक है, इंटरफेज में क्या होता है, कोशिका तैयार करती है खुद को किसके लिए, विभाजन के लिए। कोशिका विभाजन के लिए तैयार करती है खुद को और बिल्कुल क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, एम फेज के अंदर क्या होता है, आपका विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ कोशिका ने क्या किया, खुद को प्रिपेयर किया, यहाँ पर उसका क्या हुआ, विभाजन हुआ। जब अपन इंटरफेज की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन सी आती है, Z1 फेज आती है, S फेज आती है, Z2 फेज आती है और इसके अंदर आपकी M फेज आती है। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो ये क्या है आपकी, ये पूरा सेल साइकिल चलता है। क्लियर हुई बात। सबसे बड़ा अगर इसमें भाग पूछा जाए कि कौन सा होता है तो आपका वो जीवन फेज होता है। ठीक है, चलिए देखिए अंतरावस्था और एम अवस्था। इंटरफेज के अंदर विभाजन के लिए प्रोटीन व डीएनए का निर्माण होता है, G1, S और G2 फेज। S फेज जो है वो आपकी सिंथेसिस फेज है। कौन सी है, सिंथेसिस फेज है। G से अपनी क्या है, ग्रोथ फेज होती है, यानी कि कोशिका जो है वो ग्रो करती है। ठीक है,
और एम फेज क्या है, आपकी विभाजन की अवस्था है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। एग्जाम के अंदर समसूत्री और अर्धसूत्री में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, मतलब कि समसूत्री क्या है, अर्धसूत्री क्या है, ठीक है, ऐसा कुछ आपके क्वेश्चन बन जाता है। अब आज तक बच्चों को ये समझ में नहीं आता समसूत्री क्या होता है, अर्धसूत्री क्या होता है, दोनों सेम ही तो है, नहीं, दोनों में एक मेजर डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि अगर कोई एक मात्र कोशिका है, इससे दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, तो मात्र कोशिकाओं में जितनी गुणसूत्रों की संख्या है, मान लीजिए 4 गुणसूत्र है, तो आपके इसमें भी 4 होंगे। तो समसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आदि नहीं होती है, जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में होते हैं उतने ही पुत्री कोशिका में होते हैं। जब बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की, तो 2 में कंप्लीट होता है ये, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट के अंदर ही गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, यानी कि ये मात्र कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या है 4, ठीक है, 2 डॉटर सेल बनी, गुणसूत्रों की संख्या रह गई 2 रह गई इसमें। अब क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, तो एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं यहां पर बनती है, लेकिन दूसरे अर्धसूत्री विभाजन सेम किसका जैसा होता है, समसूत्री विभाजन जैसा होता है। क्लियर? तो यहाँ पर गुणसूत्र आधे नहीं होंगे, यहाँ पर ये जो है आपके 4 पुत्री कोशिकाएं बन गई, गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है अर्धसूत्री विभाजन में, ये मेजर डिफरेंस है। क्लियर? देखिए, समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन कायिक कोशिकाओं में होता है, पादपों में, विभजोतकों में 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा। केंद्रकीय विभाजन, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन, पहले केंद्रक विभाजित होगा, फिर साइटोप्लाज्म विभाजित होगा। इसमें आपके क्या होगा कि एक जितनी मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है, उतनी ही गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में रहेगी। दिख रही है तुम्हें गुणसूत्रों की संख्या आधी हुई क्या? नहीं, अर्ध का मतलब ही क्या है, आधा, तो अर्धसूत्री विभाजन में होगा वो, ठीक है, समसूत्री में नहीं होगा। सम का मतलब समान, तो जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में उतने ही पुत्री कोशिका में। इसमें 4 आपको स्टेजेस याद रखनी है, कौन कौन सी, प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, तीसरी है एनाफेज और चौथी है आपकी टीलोफेज, ठीक है, एनाफेज और चौथी आपकी क्या है, टीलोफेज। क्लियर हुई बात? देखो, प्रोफेज में क्या होता है, गुणसूत्र जो है पहले क्रोमेटिन के रूप में मौजूद होते हैं, ये बिल्कुल कंडेंस हो जाते हैं और गुणसूत्र आपके बन जाते हैं, ठीक है। फिर आपके मेटाफेज में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके इस तरीके से मेटाफेजिक प्लेट पे लग जाते हैं, गुणसूत्र जो है इस तरीके से मेटाफेजिक प्लेट पे आके क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज के अंदर क्या होता है, ये अपने अपने ध्रुवों की साइड खिंचते हैं, अपने अपने ध्रुवों की साइड जाने लग जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रोफेज, ये क्या है, मेटाफेज, जिसमें आपके क्या हुआ, गुणसूत्र मेटाफेज पे जमा हो गए। फिर एनाफेज के अंदर क्या होगा, ये अपने अपने ध्रुवों पर चले जाते हैं, तरकु तंतुओं का निर्माण होता है, गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों पर चले गए। फिर आपकी आती है टीलोफेज, तो कोशिका जो है वो विभाजित हो जाती है, ऐसे क्लीवेज फरो पूरी बन जाती है और आपके एक मात्र कोशिका तो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। चलिए, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसमें क्या होगा, गुणसूत्रों का द्विगुणन, मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे छोटी अवस्था है, क्रोमेटिड का विपरीत ध्रुवों पर गमन, और यहाँ पर 2 संतति केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ये तो हुआ समसूत्री विभाजन। अब देखिए प्रोफेज के अंदर क्या होगा, सबसे पहले कि इस तरीके से धागे, इंटरफेज में क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र ऐसे क्रोमेटिन धागे के रूप में ऐसे 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 उपस्थित होते हैं, इनका द्विगुणन होता है प्रोफेज के अंदर। फिर मेटाफेज के अंदर क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट पे लग जाती है। ये विशेषता होती है, जब अपन स्लाइड देखते हैं ना कोशिका विभाजन की, तो क्लियर नजर आता है ये गुणसूत्र ऐसे मेटाफेजिक प्लेट पे इतने सुंदर दिखते हैं ना माइक्रोस्कोप के नीचे, बहुत ही सुंदर। आराम से अपन इस तरीके से अरेंज क्रोमोसोम को देख लेते हैं कि ये मेटाफेज स्टेज है। फिर आपकी आती है एनाफेज, ये जो गुणसूत्र है वो आपके ध्रुवों पर जाने लग जाते हैं, देखो इस तरीके से,
और फिर टीलोफेज के अंदर ऐसे क्लीवेज फरो बन जाती है, वितरण रेखा बन जाती है और दो जो केंद्रक है वो विभाजित हो जाता है, यानी कि दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती है। पहले केंद्रक का विभाजन होगा, फिर आपके साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा। गुणसूत्रों की संख्या जितनी मात्र कोशिका में है उतनी ही पुत्री कोशिका में होगी। बात करें जब अर्धसूत्री विभाजन की तो दो चरणों में होता है, फर्स्ट और सेकंड में। देखो कोशिका द्रव्य विभाजन, यहाँ पर कोशिका खाज बनी, दो डॉटर सेल जो है वो अपनी यहाँ पर बन जाती है। इस प्रकार से समसूत्री विभाजन पूरा होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर फर्स्ट के अंदर क्या होगा, पहले यही चीज होगी, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी, लेकिन फिर अपने जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा वो सेम समसूत्री जैसा होगा। ठीक है, वही आपकी स्टेजेस आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। क्लियर? देखिए अर्धसूत्री केवल जन्नीय मात्र कोशिका में होगा, केंद्रक 2 बार परंतु गुणसूत्र केवल 1 बार विभाजित होंगे। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी रह जाती है। 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्लियर? चलिए देखिए, इस तरीके से ये एक कोशिका है, उसका केंद्रक, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है आधी। ठीक है, आपके अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में आपको दिख रहा है गुणसूत्रों की संख्या, यहाँ गुणसूत्र 4 है, वहां पर 2 ही रह गए। इस तरीके से एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं वहां पर बनती है एक अर्धसूत्री विभाजन में। जननिक कोशिकाओं में होगी, गैमीट सेल के अंदर ये होगा। क्लियर? और लास्ट अपना आता है असूत्री विभाजन। ये क्या है, सर्वप्रथम रॉबर रिमेक द्वारा देखा गया, मुर्गी के भ्रूण की आरबीसी में होता है, सीधा केंद्र की विभाजित हो जाता है इसका, बिना तर्कों के निर्माण गुणसूत्रों की उपस्थिति के बिना ही ये संपन्न हो जाता है। प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजोआ, यीस्ट, स्तनधारियों की गर्भ झिल्लियों और इनमें जो है आपका असूत्री विभाजन देखने को मिलता है। कोई ऐसे नहीं है सीधा केंद्रक विभाजित हो गया इसका, तो कोई गुणसूत्र है नहीं, सीधे असूत्री विभाजन हो गया। क्लियर? यहाँ पर अपना टॉपिक हुआ पूरा। देखो याद हुआ कि नहीं हुआ? सारे कोशिका पढ़ लिया, कोशिका अंग पढ़ लिए, उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल पढ़ लिए, गुणसूत्र पढ़ लिए, कोशिका विभाजन पढ़ लिया। क्या रह गया? पूरा अपना कवर हो गया। कितना सारा टॉपिक इतनी सी देर में, याद हुई नहीं हुई चीज। देखे यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा कोशिका, कोशिका की खोज किसने की? मृत कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। उन्हें अपन क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान का पिता या फिर फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक साहब ने की। आरबीसी, प्रोटोजोआ, स्पर्म और जीवाणु, इनकी खोज भी ल्यूवेनहॉक साहब ने की। सबसे बड़ी जो मानव कोशिका है वो कौन सी है? अंड कोशिका। सबसे छोटी मानव कोशिका जो है वो कौन सी है? स्पर्म। सबसे बड़ी जंतु कोशिका अपनी कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कोशिका के जो अंग है उनके बारे में, कोशिका के भागों के बारे में, केंद्रक झिल्ली अपने देखा, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इसके बाद केंद्रक के बारे में देखा, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, कोशिका अंग में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इसके बाद हमने देखा सेंट्रोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, तारक काय, ये सारे बातें अपन ने पढ़ी। फिर अपन ने देखा न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए। ठीक है, इसके बाद फिर अपन ने कोशिका विभाजन और गुणसूत्र के बारे में पढ़ा। यहाँ हुई अपनी ये क्लास कंप्लीट। आप फटाफट से इसको रिवाइज कीजिए और इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।